नमस्कार दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है मिजोरम। अगर आप नक्शे पर जाते हैं तो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम सबसे नीचे बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता हुआ भारत का राज्य, एक छोटा राज्य जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। नदियां, घाटियां, पहाड़, जंगल बेहिसाब हैं मिजोरम में। और इस मिजोरम के एक ईसाई देश के तौर पर खड़ा करने, अस्तित्व में लाने की बड़ी साजिश चल रही है। और यह साजिश जमीन पर उतरती खतरे की घंटी बजाती हुई साफ साफ देखी भी जा रही है। इसलिए भारत की सरकार और भारत के लोगों को मिजोरम के आज के हालात के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मिजोरम क्या है? मिजोरम पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य नहीं है। अगर आप क्षेत्रफल में जाएंगे तो मिजोरम का क्षेत्रफल 21,000 वर्ग किलोमीटर का है। दुनिया के अगर देशों से मिजोरम की तुलना करेंगे तो इसराइल जितना बड़ा देश है, उससे 200-400 वर्ग किलोमीटर ज्यादा ही मिजोरम का पूरा रकबा बनता है। अल सल्वाडोर, जिबूती, इस तरह के देश दुनिया के हैं, उनके बराबर का आकार मिजोरम का है। यानी कि भारत के लिए बहुत ही छोटा राज्य भले हो जाए, लोग पूछते परखते ना हो मिजोरम के बारे में, ये दीगर बात है, लेकिन मिजोरम दुनिया के कई देशों और हैसियत वाले देशों के बराबर का क्षेत्रफल रकबा रखता है। यानी कि मिजोरम का वजूद है और बड़ा है। इस मिजोरम में जो आबादी है लगभग 12 लाख के आसपास की है। और वहां का जो घनत्व है आबादी का, वो 55 के आसपास मान लीजिए। जैसे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है, और हिंदुस्तान का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के भीतर औसतन जितने लोग आते हैं, वो 500 के आसपास है। मिजोरम में 55 है। इसे समझ ले कितनी विरल आबादी है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है, और 12 लाख की आबादी में 87% ईसाई है। हिंदुस्तान के जो ईसाई बहुल राज्य हैं, उनमें एक मिजोरम है। मिजोरम में 87%, नागालैंड में 88% के आसपास, मणिपुर भी एक बड़ा राज्य है जहां 42%, और उससे ऊपर चलते हैं आप अरुणाचल प्रदेश में तो 39% के आसपास, 32% के आसपास ईसाई रहते हैं। यानी कि भारत के सर्वाधिक ईसाई बहुल राज्यों में नागालैंड और मिजोरम आते हैं। और इस मिजोरम में जो सबसे ज्यादा आबादी है, वो मिजो कम्युनिटी के लोगों की है। एक जातीय समूह है मिजो, और यह म्यांमार के किनारे किनारे चलता है। यानी कि म्यांमार और मिजोरम के बीच में लगभग 500 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती हुई है। मिजोरम और म्यांमार के बीच में किनारे किनारे एक नदी बहती है, और उस नदी को तियाउ नदी कहते हैं। तियाउ नदी के दोनों तरफ पहाड़ हैं, घाटियां हैं। तियाउ नदी के दोनों तरफ पहाड़ियों पर जो आबादी बसी रहती है, वो एक दूसरे को आपस में जानते पहचानते हैं, एक ही जातीय समूह के हैं। म्यांमार का वो इलाका जो मिजोरम से लगता है, वो शिन प्रोविंस जो म्यांमार का है, उसका हिस्सा है। और शिन जाति के जो लोग हैं, या जो जातीय समूह है आदिवासियों का, और मिजो जातीय समूह है, ये लगभग जातीयता में और सांस्कृतिक जो समानता है उसमें एक से हैं। इसलिए इनके बीच में आना जाना, शादी ब्याह, मौके मुहाल पर मिलना जुलना चलता रहता है। तो तियाउ नदी के दोनों तरफ की जो आबादी है, आपस में मेल जोल रखती है। यहाँ के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, और ये लंबे समय से चलता रहा है। बांग्लादेश के भीतर भी एक अलग तरह का ग्रुप है जिसको बॉम्ब्स कहते हैं, वो भी इसी जातीय समूह का है। मणिपुर और म्यांमार, इन दोनों के बीच में एक और जातीय समूह जिसको कुकी कहते हैं, कुकी मणिपुर में भी हैं। कुकी भी ईसाई हैं, और म्यांमार में भी है। तो कुकी, शिन, मिजो और बॉम्स, ये जो चार जातीय समूह हैं, ये लगभग एक ही जगह से निकले हुए हैं, और इनमें सांस्कृतिक जातीय समानताएं बहुत हद तक पाई जाती हैं। इसलिए अपने आप को एक जातीय समूह के तौर पर मानते हैं, और लंबे समय से इनके बीच में सहयोग और साथ का संबंध चलता रहता है। अब तियाउ नदी के दोनों तरफ चूंकि आबादी एक दूसरे से मेल जोल करती रहती है, तो मिजोरम जब देश आजाद हुआ तो असम का हिस्सा था, लेकिन 1987 में उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश, फिर राज्य। तो जब मिजोरम राज्य बना, तो ये जो आवाजाही थी
तो आवाजाही को देखते हुए उससे पहले ही लगभग 1968 का मामला है, जब 1968 में सरकार ने कहा कि ये आवाजाही के लिए इनको एक आज़ादी दी जाए। म्यांमार के लोग 40 किलोमीटर तक मिज़ोरम के भीतर और मिज़ोरम के लोग 40 किलोमीटर तक म्यांमार के भीतर आ जा सकते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे लगभग 2 दशक के बाद यह सीमा 16 किलोमीटर के आसपास तय कर दी गई। यानी कि आप 16 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही कर सकते हैं। तो कारोबार, आना-जाना, मिलना-जुलना, शादी-ब्याह, मौका-मोहाल पर एक दूसरे के यहाँ जो आवाजाही चलती रहती है। यह चूँकि सांस्कृतिक धरोहर एक है, जातीय समानता है, इसलिए इनके बीच में एक सूत्र आप पाएँगे। और मैं फिर कहता हूँ, वो मिज़ोरम के मीज़ो, कुकी, शिन और बॉम्स जो बांग्लादेश के आसपास जो सीमा के आसपास है, ये चारों के चारों एक जातीय समूह के माने जाते हैं। बाद में जब ये होने लगा कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी सरहद पर बढ़ने लगी, तो केंद्र की सरकार भी सख्त हुई। इसी बीच में 2021 में म्यांमार के भीतर तख्ता पलट हुआ। वहां की सेना ने तख्ता पलट करके वहां की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। सेना के हाथों सत्ता के आने के बाद से म्यांमार के भीतर अलग अलग गुटों ने अलग अलग इलाकों में बगावत शुरू कर दी। शिन में भी बगावत हुई। तो शिन में म्यांमार की सेना और शिन विद्रोही गुटों के बीच में वहां 2 विद्रोही गुट मोटे तौर पर हैं। उन गुटों के साथ संघर्ष चलता रहा और ये दोनों विद्रोही गुट भी वर्चस्व के लिए आपस में लड़ते रहे और दोनों शिन जातीय समूह के ही कारण इसके चलते वहां से म्यांमार से लोगों का पलायन मिजोरम के भीतर होने लगा और बड़ी तादाद में पिछले 3-4 वर्षों में लोग आए हैं। तो कुकी समुदाय के लोग मिजोरम में कम लेकिन मणिपुर में ज्यादा गए और बाकी जो शिन जातीय समूह के लोग थे वो मिजोरम के अंदर आ गए। जैसे बॉम्ब्स आ गए, कुकी भी कुछ हद तक आए। तो शरणार्थियों की तादाद मिजोरम के भीतर लगातार बढ़ती चली गई और अब स्थिति ये हो गई कि वहां के लोगों की जीविका के ऊपर ही यह बोझ बन गए। ये दुकानें खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, बाकी छोटे मोटे कारोबार करते हैं और वहां के लोगों की जीविका का साधन था मोटे तौर पर वहां खेती और पर्यटन, यही 2 चीजें होती रहती हैं। उस पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया है, इसलिए स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी है। लेकिन सरकार जो वहां की है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहुमा बेसिकली वहां के जातीय समूहों को एक सूत्र में पिरोने और उनको एक जातीय समूह के तौर पर खड़ा करने की लड़ाई लड़ते रहे हैं और बात कभी कभी वो उठाते रहे हैं। कहा यह जाता रहा है कि अमेरिका का CIA वो मिजोरम और मिजोरम के आसपास म्यांमार और बांग्लादेश के इलाकों में लगातार सक्रिय है और वो चाहता है कि म्यांमार के कुछ इलाकों को मिजोरम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिला करके एक देश बनाया जाए जो ईसाइयों का हो और यहाँ ईसाई बहुल ज्यादा आबादी है। यानी कि मिजो हैं, कुकी हैं, शिन हैं और बॉम्स हैं। ये पूरा का पूरा 90% के आसपास की आबादी जो है वो ईसाई है और ईसाई बहुल देश के तौर पर इसको खड़ा करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए CIA यहाँ बहुत सक्रिय रहता है। पिछले साल नवंबर में जब लाल दुहुमा अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने जो वहाँ स्पीच दी थी, उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि जो लोग बांग्लादेश से म्यांमार से भाग करके मेरे यहाँ यानी कि मिजोरम के भीतर आए हुए हैं, दरअसल वो मेरे जातीय समूह के लोग हैं, वो मेरे अपने लोग हैं, उनको कैसे मैं भगा दूं। उनको रखना, उनका ख्याल रखना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इसलिए उनके साथ हमारे वजूद को जोड़ करके देखा जाना चाहिए और हमको 3 टुकड़ों में बांट करके अच्छा नहीं किया गया। यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश और भारत, इन 3 हिस्सों में एक ही जातीय समूह के लोग, भले ही वो अलग अलग नाम से जाने जाते हों, लेकिन भाषा के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर वो एक से हैं और वो एक ही जड़ से निकले हुए हैं, मूल से चल रहे हैं। अब लाल दुहुमा का यह बयान कुल मिलाकर के कहता है कि बांग्लादेश, म्यांमार और हिंदुस्तान के मिजोरम उसके आसपास के राज्यों में जो ईसाई बहुल आबादी है, वो अगर जातीय समूह एक है, उनकी सांस्कृतिक पहचान एक है, उनका इतिहास, रीति रिवाज सब एक से चलते रहे हैं, तो उनको एक अस्तित्व के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। लाल दुहुमा कहीं न कहीं इस बात का इशारा कर रहे थे और ये खतरनाक है।
जिस आदमी के हाथ में मिजोरम की सरकार है, जो आदमी केंद्र के तमाम रुपए को लेकर के मिजोरम के भीतर इस्तेमाल करता है, भारत की सरकार ने लाल दुहोमा के प्रोटेस्ट के बाद से वहां के शरणार्थियों के लिए 8-9 करोड़ रुपए तब दिए थे और केंद्र से बेहिसाब रकम जाती है, सब्सिडी की रकम जाती है। तो यह जो बजट पूर्वोत्तर के राज्यों में जाता है उसमें से एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा मिजोरम के लिए भी जाता है। सरकार के भारत के लोगों के पैसे का मिजोरम के भीतर एक ऐसा आदमी इस्तेमाल कर रहा है जो एक जातीय समूह की बात करता है, एक देश की बात करता है, उन सभी जातीय समूहों के लिए जो अलग अलग देशों में, म्यांमार में वो शिन कहे जाते हैं, म्यांमार और भारत के भीतर बुकुकी कहे जाते हैं, बांग्लादेश के भीतर बॉम्ब्स कहे जाते हैं, मिजोरम के भीतर मिजो कहे जाते हैं। तो ये सब अगर एक से होकर के एक देश के तौर पर खड़ा होते हैं, भारत का एक मुख्यमंत्री अगर यह बात कहता है, इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में कुछ खुराफात है। अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के हैं। भारत की सरकार ने मिजोरम के भीतर जो राजधानी ऐज्वाल है उसके पास तक लगभग 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कभी भी करने वाले हैं। और इस 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का मतलब ये है कि वहां बेहिसाब सुरंगें, अंडरपास, पुल, इनसे होकर के रेल को ले जाया गया है। मिजोरम के लोग रेल लाइन से जुड़ने के बाद से अपने कारोबार और अपनी आमदनी में कहीं इजाफा पाएंगे या करेंगे। ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भारत की सरकार कर रही है, चाहे मणिपुर में हो, नागालैंड में हो, मिजोरम में हो। मेघालय में छोड़ दूं कि मेघालय में कई तरह के विरोध के कारण वहां रेल परियोजनाएं लटकी पड़ी हैं, लेकिन बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में रेल का जो विस्तार है या जाल फैलाया जा रहा है वो इसलिए है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास हो, बेहतरी आए और वहां के लोग भी देश की मुख्य धारा से जुड़े। और ऐसी स्थिति में जब देश का एक अच्छा खासा बजट पूर्वोत्तर के राज्यों में खर्च किया जा रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जो दो देशों की सीमा साझा करता है, उसका मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी जातीयता एक है, हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है और हमको 3 देशों के बीच में बांट करके गलत किया गया है। यह बयान ही अपने आप में खतरे की घंटी है। इसलिए म्यांमार के ऊपर नजर रखना जरूरी है। सीआईए लगातार एक्टिव है। मिजोरम और म्यांमार, क्योंकि म्यांमार अभी बहुत ही अस्त व्यस्त है और वहाँ खून खराबे लगातार पिछले 4 वर्षों से चल रहे हैं, इसलिए वहाँ किसी भी इलाके पर किसी भी गुट का या वहाँ की सेना का अधिकार आधिपत्य नहीं है। कभी किसी का है, कभी दूसरे का है, तीसरे का है, और ऐसे में दूसरे देशों का दखल या उनकी घुसपैठ बढ़ जाती है। सीआईए बहुत हद तक म्यांमार में सक्रिय है, ठीक वैसे जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और भारत की सरहद पर वो सक्रिय है, बांग्लादेश के भीतर भी। तो इस पूरे इलाके में वो चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों के बीच में एक सेतु के तौर पर अमेरिका काम करे और इसी के बहाने या इसी को आधार बना करके मिजोरम को केंद्र बना करके इसके आसपास एक पूरे इलाके में ईसाई देश को खड़ा किया जाए। और यह भारत की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, भारत की सेना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, भारत की पुलिस के लिए भी अपने आप में एक 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 चैलेंज कहिए या एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए मिजोरम का जिक्र मैंने आज किया है कि मिजोरम को लेकर के भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत के लोगों को सजग होना चाहिए। मिजोरम आज की तारीख में जिन हालात में है, सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग म्यांमार से आ रहे हैं उनकी आवाजाही बंद की जाए। बावजूद इसके मिजोरम में क्योंकि वो भाईचारा है, वो आवाजाही है, नाते रिश्ते हैं, तो बुला करके रख लो, बसा लो, खिलाओ पिलाओ रखो। इससे मिजोरम की जो पहचान है उसमें बहुत हद तक बाहरी मिलावट होती चली जा रही है और यह एक दिन खतरनाक हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक मिजो नेशनल फ्रंट भारत के लिए चुनौती रहा। धीरे धीरे बातचीत करके मिजोरम के वजूद को ठीक किया गया, उसको राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ के लोगों को खड़ा होने, पनपने और अपने अपने जीविका को बढ़ाने, जीने, परिवार को ठीक तरीके से रख पाने की स्थितियां वहां बनाई गई हैं। और मिजोरम एक तरक्की पसंद राज्य के तौर पर बहुत खूबसूरत है। वहां देखेंगे आप तो वहां के पहाड़, वहां की घाटियां, वहां की नदियां, दिन में वो बादलों का घेरा और रात में जब रोशनी होती है घरों में, उसके बाद से लगता है कि आसमान में वो बहुत सारी बत्तियां जो है ना झालरें टांगी गई हैं। तो इस तरह की खूबसूरती आपको मिजोरम के भीतर दिखती है। इतना खूबसूरत राज्य, ईसाई बहुल राज्य, भारतीयों का राज्य, अगर सीआईए का शिकार है या सीआईए वहां बहुत सक्रिय है और वहां के मुख्यमंत्री का मिजाज बहुत हद तक सीआईए की उस साजिश के साथ मेल जोल रखता है, तो फिर भारत की सरकार को, सेना को सजग होना, सक्रिय होना, सचेत होना बहुत आवश्यक है।
इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होती है। दीजिए विदा। नमस्कार।